नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने मुगल कालीन बादशाहों के बारे में जाना था, चाहे वो मुगल कालीन हो या उत्तर मुगल काल से संबंधित, यानी जितने भी मुगल काल से संबंधित बादशाह हैं उनके बारे में जाना था। क्या है कि उन्होंने किस प्रकार से शासन शुरू किया और शासन किस प्रकार से विस्तार से करते चले गए। उस शासन के दौरान कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हमने जाना था। अब जो हम जानेंगे वो ये जानेंगे कि उन मुगल बादशाहों के शासन में, अब जो हम जान रहे हैं कि उन मुगल बादशाहों ने किस प्रकार से, यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जितने भी उनकी किस प्रकार से उन्होंने शासन व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से पद थे, कौन कौन सी प्रणालियां थी, कौन कौन सा शासन था, यानी जैसे कि केंद्रीय शासन, प्रांत का शासन, जितने भी शासन थे, अब हम उनके बारे में जानेंगे कि इनके शासन से संबंधित या इनके प्रशासन से संबंधित किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। बादशाहों से संबंधित क्वेश्चन हमने अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से विस्तार से जान चुके हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और पिछली वीडियो को देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मुगल प्रशासन से संबंधित ये हमारी क्या है, पहली वीडियो है। टॉपिक फर्स्ट, तो ये पहली वीडियो, इसमें हम जानेंगे कि आखिरकार मुगल जो थे बादशाह, वो किस प्रकार से अपने शासन का संचालन करते थे। ठीक है, यानी शासन चलाने के लिए उन्हें कौन कौन से अधिकारियों की नियुक्ति की, अधिकारियों के बाद में किस प्रकार से वो अधिकारियों के काम क्या क्या थे, और उनसे कौन कौन से क्वेश्चन पेपरों में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं राजतब का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है कि जो राजतब है, यानी राजा को किस प्रकार से शासन करना है। होता क्या है, मुगल जो थे वो क्या करते थे, खलीफाओं से पहले मान्यता पत्र लेते थे, यानी खलीफा जो थे उन्हें मान्यता देते थे। और वो खलीफा होते कहां से थे, यानी जब मुगल चले, भाई जहां से मुगल आए वहां पर क्या था, वो जो खलीफा थे उनसे संबंधित थे। लेकिन उसके बाद जब ये मुगल दूसरे देश पर जाकर कब्जा करने के बाद में शासन करते हैं और उनकी आने वाली पीढ़ी शासन करती है, तो उन्हें मान्यता पत्र लेने के लिए कहां पर, अपने पूर्वजों के स्थान पर, जो कि उनके लिए एक नया दूसरा देश, यानी विदेश ही समझो उसे, विदेश में उन्हें मान्यता पत्र लेना पड़ता था। तो इन्होंने क्या करा, मुगल बादशाहों ने राजतत्व का जो सिद्धांत दिया, किस प्रकार से दिया, उनके बारे में जानते हैं। तो बाबर ने क्या करा था, इनका जो मूल आधार था मुगलों के शासन का जो मूल आधार था वो शरीयत पर आधारित था। किस पर था, सबसे पहला कि मुगल जो शासन करते थे वो शरीयत के आधार पर करते थे। भाई ये शरीयत क्या थी, शरीयत जो थी वो कुरान और हदीस का, किसका, कुरान और हदीस का सम्मिलित नाम था। इन दोनों का सम्मिलित नाम शरीयत हो गया। इनका मूल आधार बन गया कि भाई हमें शरीयत के अनुसार शासन करना है। ठीक है, अब जानते हैं आगे कि अकबर यानी बाबर ने क्या करा। बाबर ने, देखो कहीं कहीं पर है बादशाह और होता क्या है बादशाह, इसने बादशाह की उपाधि धारण की बाबर ने, और एक नया सिद्धांत शुरू कर दिया कि पृथ्वी पर जो भी होता है सर्वे सर्वा, ठीक है,
वो बादशाह होता है, ना कि अब इन्हें खलीफाओं से मान्यता पत्र लेने की आवश्यकता। इन्होंने जब से बादशाह बने तो यानी एक तरीके से ये हो गए सबसे ऊंचे, यानी ईश्वर का एक तरह से प्रतिनिधि। ठीक है। अब इसने बादशाह की उपाधि धारण करने के बाद खलीफाओं का नाम मात्र का जो ये लेते थे आज्ञा पत्र, एक तरीके से मान्यता पत्र, वो समाप्त कर दिया। अब जो भी है वो बादशाह ही था, यानी पूरे जिस भी राज्य या जिस भी देश पे इनका अधिकार था तो उसका जो सर्वे सर्वा था वो बादशाह। ठीक है। बाबर ने तो ये काम किया। और हुमायूं के समय में क्या था बादशाह? हुमायूं, जब हुमायूं ने शासन किया, पहले बाबर ने, उसके बाद हुमायूं ने, तो हुमायूं ने क्या करा कि पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि होता है बादशाह, यानी खुदा, भगवान, अल्लाह, उसके बाद में अगर कोई आता है तो उस समय कौन था? मुगल काल में बादशाह है। यानी पृथ्वी पर अगर राज करना है तो भगवान के, यानी उनके खुदा के बाद में जो पृथ्वी का प्रतिनिधि है, जो कि एक बादशाह के रूप में है, वो बादशाह है। ठीक है। इसके बाद शासन करता है अकबर। अकबर ने बादशाह के बारे में क्या करा? कौन सा राज तत्व का सिद्धांत दिया? इसने क्या करा कि अबुल फजल ने आईने अकबरी, भाई अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी अकबर के काल में। और इसके अनुसार क्या था कि खुदा जो है, यानी भगवान जो है, अल्लाह जो है, वो उस आदमी को बादशाह का पद देता है या प्रतिनिधि चुनता है जिसके पास 1000 आदमियों का ज्ञान और शक्ति होती है, यानी एक तरीके से सूर्य के समान चमकने वाला, उसको मिलती है बादशाहत, राज्य या साम्राज्य। ठीक है। इसने क्या करा था? सुलह कुल की नीति अपनाई थी अकबर ने। इसका सिद्धांत इस प्रकार से था, यानी राज करने का तरीका। औरंगजेब क्या था? भारत में चले आ रहे परंपरागत, यानी भारत में जो कि इस्लाम का कानून चला आ रहा था, ये उसकी हनफी विचारधारा का पोषक था। क्या था? हनफी विचारधारा का कट्टर था वैसे तो ये क्या था? इस्लाम का अनुसरण, इसने जो शासन का तरीका है राजतत्व का, इसने उसे अनुचर बनाया और हनफी विचारधारा का यह पोषक था। इसके बावजूद भी इसने जवाबित और धर्मनिरपेक्ष आज्ञाओं का राज आज्ञाएं दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि ये जो जवाबित है ये शरीयत की पूरक थी, शरीयत की पूरक थी। अब जो शरीयत की पूरक थी, इसमें क्या था? जहांबानी। जहांबानी का मतलब होता है बादशाह जो है, इनका जो राजतत्व का जो सिद्धांत था वो ये कि एक तो जो था जहांबानी, राज्य की रक्षा करना, यानी दुश्मनों से राज्य की रक्षा करना, और जहांगीरी, अन्य राज्यों पर अधिकार करना। इसका राजतत्व का सिद्धांत ये था। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको मुगल बादशाहों के राजतत्व के सिद्धांत से संबंधित जो विचारधाराएं थी उनके बारे में ज्ञान हो गया होगा। यहां से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। बात करते हैं मुगलों ने अब किस प्रकार से शासन किया। शासन किस प्रकार से किया? यानी मुगल प्रशासन, यानी केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन किस प्रकार से था? अब आप यहां समझ सकते हैं कि बादशाह बनने के बाद में अब उसे किस प्रकार से अपने साम्राज्य का संचालन करना है। तो सबसे पहले बनाया इन्होंने केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन किस तरीके से था? तो केंद्रीय प्रशासन में भी क्या क्या चीजें हैं, इन्होंने किस तरीके से केंद्र का प्रशासन
शुरू किया, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी पेपरों में पूछे जाते हैं। जैसे इनका जो केंद्र का प्रशासन था वो नियंत्रण और संतुलन पर आधारित था। ठीक है जी, किस पर? केंद्रीकृत प्रणाली, केंद्रीकृत प्रणाली, नियंत्रण और संतुलन। इन्होंने अधिकारों का बंटवारा, अब यहां पर देखो, केंद्र को चलाने के लिए यानी साम्राज्य को चलाने के लिए आज के आधुनिक समय में जिस प्रकार एक तरीके से आप समझो कि प्रधानमंत्री एक तरीके का बादशाह, और उस बादशाह ने कौन कौन से डिपार्टमेंट बनाए ताकि देश चल सके, तो अब उसी प्रकार मुगल काल में इन्होंने केंद्र प्रशासन बनाया। अब केंद्र प्रशासन में आती है कि आखिर केंद्र प्रशासन किस प्रकार था, तो संतुलन और नियंत्रण, एक तो नियंत्रण करना है और एक संतुलन करना है केंद्र प्रशासन में। उसके बाद में करते हैं अधिकारों का बंटवारा, कि भाई अधिकारों का बंटवारा अब किस प्रकार से करा जाए। तो इन्होंने अधिकारों का बंटवारा करने की व्यवस्था, यानी किस प्रकार से अधिकारों का बंटवारा किया जाए, कहां से लिया था, तो इन्होंने अधिकारों का बंटवारा किसमें किया, पहले यहां पर समझें कि इन्होंने जो अधिकारों का बंटवारा किया वो सूबेदार और दीवान। अब केंद्र प्रशासन में इन्होंने अधिकारों के बंटवारे दोनों में किए, एक सूबेदार के अंतर्गत और एक दीवान के अंतर्गत। ठीक है, अब यहां से शुरू होता है कि ये जो इन्होंने बंटवारे का ये जो बंटवारे की व्यवस्था का जो ज्ञान लिया वो कहां से लिया, तो वो लिया था इन्होंने मिस्र के राजाओं के द्वारा। मिस्र के राजाओं के द्वारा जिस प्रणाली का, जैसे मिस्र के राजा जिस प्रणाली का प्रयोग करते थे बंटवारे के लिए, इन्होंने ये बंटवारे की व्यवस्था का जो अनुसरण किया वो मिस्र के प्रणाली यानी मिस्र के राजाओं से ली गई थी अधिकारों के बंटवारे की। अब बात करते हैं राज प्रणाली की, कि भैया अब जब बंटवारे हो गए वो ली इन्होंने तकनीक मिस्र के राजाओं से। अब राजस्व प्रणाली कहां से ली, राज यानी वित्तीय अधिकार, कि कहां से क्या क्या अधिकार हैं और कौन से अधिकारी होंगे और किस प्रकार से राजस्व प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा। तो राजस्व प्रणाली जो थी मुगलों के द्वारा ली गई वो अति प्राचीन हिंदू और अरबी शासन, प्राचीन हिंदू और अरबियों से राजस्व प्रणाली का अनुसरण मुगलों ने किया, यानी प्राचीन हिंदू और अरबी प्रणाली का इन्होंने राजस्व प्रणाली के लिए प्रयोग किया, कि हम अगर राजस्व वित्तीय विभाग यानी राजस्व का आय व्यय का ब्यौरा, राजस्व की वसूली किस प्रकार से करेंगे, तो ये तो इन्होंने जो ली थी वो हिंदू, अति प्राचीन हिंदू और अरबी प्रणाली के अंतर्गत थी। मनसबदारी व्यवस्था, अब इन्होंने देखो, इन्होंने संतुलन बनाने के लिए देखो अधिकारों का बंटवारा दीवान और सूबेदार में किया, और राजस्व वसूली किस प्रकार से करेंगे, ठीक है ना, उसके लिए अधिकारी चाहिए, उसके लिए कौन कौन से अधिकारी चाहिए, उनके क्या क्या कार्य होंगे, उसके लिए जो व्यवस्था इन्होंने अपनाई कि आखिर ये प्रणाली कौन यूज ज्यादा करता है, यानी कौन इस्तेमाल में करता था, तो वो प्राचीन हिंदू और अरबी शासन से इन्होंने इस प्रणाली को लिया। मनसबदारी व्यवस्था कहां से ली, तो मनसबदारी जो व्यवस्था इन्होंने ली अपने शासन के दौरान, जो इन्होंने मनसबदारी व्यवस्था शुरू की थी वो मध्य एशिया से इन्होंने ग्रहण की थी, मध्य एशिया से ली थी। अब राजा जो था वो सर्वे सर्वा था, यानी राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी, जो वो करेगा वो मान्य होगा, तो उसकी सहायता के लिए अब देखो दीवान और सूबेदारों की सहायता के लिए कौन थे भाई, जो इतनी सारे बंटवारे हुए हैं कि आप इस डिपार्टमेंट को देखोगे, यानी आप इस विभाग को देखोगे, आप उस विभाग को देखोगे, इस प्रकार से जो होती है उसके लिए बनाया फिर इन्होंने मंत्रिपरिषद, जो कि आज भी आधुनिक समय में है।
आज भी आधुनिक समय में है। किसी को वित्त मंत्री बना दिया, किसी को सड़क विभाग वाला मंत्री, किसी को कारागार मंत्री, है ना। इसी प्रकार तो उसी प्रकार उस समय भी थे। तो मंत्री परिषद को विजारत शब्द का प्रयोग मुगल काल में करते थे। क्या? जो मंत्री परिषद राजा के बाद में दीवान, सूबेदार और अन्य विभागों की सहायता के लिए जो थी, उस मंत्री परिषद को विजारत शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब इनके समय में देखो वजीर। अब राजा क्या था? राजा ने सबसे पहले वजीर यानी वकील भी उसे कहा जाता था। तो बाबर और हुमायूं के समय में जो सबसे बड़ा अधिकारी था राजा के बाद में, वो कौन था? वजीर। इनके समय में वजीर था, और अकबर के समय में ये जो विभाग है, ये जो अधिकारी है वजीर, अकबर के समय में इसको क्या कहने लगे? वकील। हुमायूं और बाबर के समय में तो वजीर था, अकबर के समय में इसे वकील कहने लगे। और अकबर के समय में वकील कौन था? बैरम खां, जिसने वकील के पदों का दुरुपयोग किया था। यानी बैरम खान ने अपने साम्राज्य, जब इसके हाथों में शक्ति थी, कमान थी, तो इसने भरपूर फायदा उठाया। यानी राजा ना होते हुए भी इसने राजा की तरह पूरा प्रयोग किया था। अब अकबर के शासन के 8वें वर्ष, यानी जब अकबर को शासन करते हुए 8 वर्ष पूरे हो चुके थे, तब अकबर ने एक नया पद स्थापित किया। नया पद स्थापित किया। वो पद कौन सा था? दीवान ए वजारत ए कुल। ठीक है, क्या था? दीवान ए वजारत ए कुल की स्थापना अकबर ने की थी। किसकी? वजीर, ठीक है ना, इनकी सहायता के लिए। किसकी? वजीर जो थे, इनके बाद में, क्योंकि पहले सूबेदार और दीवान थे, इनकी सहायता के लिए दीवाने वजारत कुल की स्थापना अकबर करता है। अब इसके अंतर्गत कौन से कार्य रख दिए उन्होंने? बादशाह ने, यानी अकबर काल में सबसे ज्यादा पदों का सृजन किया गया था, बनाए गए थे। तो इन्होंने इसके अंतर्गत रख दिया राजस्व और वित्तीय अधिकारी। ये जो दीवाने वजारत था, ये क्या करता था? राजस्व और वित्तीय अधिकारी इसको बनाया गया कि आप अब राजस्व देखोगे और वित्तीय अधिकार आपको ही देखने हैं। वजीर के बाद में ये होता फिर नया पद। ठीक है, अब इसके जो अधिकारी थे, इसके अधिकारी कौन कौन से थे? अब दीवान के अंतर्गत भी उसकी सहायता के लिए अधिकारी बनाए गए, क्योंकि बहुत बड़ा साम्राज्य था। दीवान के अंतर्गत इसलिए बनाए गए ताकि उस पर भी राजस्व और वित्त का वजन, भार कम पड़े। तो इसने क्या करा? अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, मीर शमा और सदर उस सुदूर, ये इन पदों को इसने बढ़ा दिया दीवान की सहायता के लिए। ये इसके अंतर्गत 4 पद नए जोड़ दिए। ठीक है ना। अब बांट दिया इसका काम। क्या थे? ये 4 पद थे, यानी मुगल काल में ये 4 अधिकारी थे जो कि पूरे साम्राज्य को उस समय देखते थे। कौन कौन से? दीवान, मीर बख्शी, मीर शमा और सदर उस सुदूर। अब इनके भी कार्य हैं जिनसे साम्राज्य चलता था, और इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पेपरों में बहुत ज्यादा आते हैं। अब उनके बारे में देख लेते हैं कि अकबर कालीन देखते हैं। अकबर काल में क्या था? दीवान। अकबर काल में सबसे ज्यादा दीवान थे। कौन कौन थे? मुजफ्फर खां, तुर्बती, टोडरमल और एवाज शाह और मंसूर, ये अकबर कालीन दीवान है। याद रखना। कौन? मुजफ्फर खां, तुर्बती, टोडरमल और एवाज शाह मंसूर, ये जो है अकबर कालीन दीवान है।
बात करते हैं दीवानों की। केवल अभी दीवानों से संबंधित जानकारियां हम जुटा रहे हैं। जहांगीर के समय में एतमादुद्दौला, एतमादुद्दौला, ठीक है, जहांगीर के समय में दीवान था। और शाहजहां के समय में सादुल्ला खां, सादुल्ला खां दीवान था। औरंगजेब के समय कौन था दीवान? असद खां, जो कि सबसे ज्यादा दीवान के पद पर रहता है, लगभग 31 वर्ष। कितने? 31 वर्ष रहता है। यह जानकारी मैंने इसलिए दी है क्योंकि पेपरों में यहां से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है यही पूछ लिया जाए कि शाहजहां के समय में कौन दीवान था, या फिर अकबर के समय में कौन सा दीवान था, या फिर इनके नाम दे दिए जाएं और पूछ लिया जाए कि ये कौन से बादशाह के समय का दीवान था। ठीक है, इसलिए ये आपने देख लेना एक बार। तो असद खां 31 वर्षों तक सबसे ज्यादा रहा। दीवान का कार्य क्या था? वित्त मंत्री। दीवान क्या था? वित्त मंत्री था। और वित्त मंत्री होने के बावजूद भी ये क्या करता था? बादशाह के बाद में दीवान, तो दीवान क्या करता था? धन और जागीर, यानी वित्त मंत्री होने के बावजूद भी इसका जो कार्य था कि धन और जागीर नहीं दे सकता था किसी को। याद रखना, दीवान होने के बावजूद ये ना तो किसी को धन दे सकता था और ना ही साम्राज्य से या किसी भी क्षेत्र से जागीर दे सकता था। ये इन दोनों ही चीजों को नहीं दे सकता था। ये केवल क्या था? इसके अंतर्गत अधिकार में क्या क्या चीज थी कि खालसा जागीर, खालसा भूमि, खालसा भूमि, वतन जागीर और इनाम भूमि जो कि बादशाह के द्वारा दी जाती थी, ये इन भूमियों का केंद्रीय अधिकारी था। ठीक है, क्या था? केंद्रीय अधिकारी। खालसा, जागीर और इनाम भूमियों का ये केंद्रीय अधिकारी था। वित्त मंत्री होने के बावजूद ना तो ये किसी को धन दे सकता था और ना ही किसी को ये जागीर दे सकता था। ये इसके कार्य थे। अब अकबर ने यानी मुगलों के काल में इनकी भी मदद के लिए, यानी अब इस दीवान की भी मदद के लिए क्या? दीवाने खालसा, दीवाने खालसा इसकी मदद, यानी दीवान की मदद के लिए अब इसके अंतर्गत भी अधिकारी नियुक्त कर दिए गए। अब अधिकारी नियुक्त हुए तो कौन कौन से थे भाई? तो दीवाने खालसा ये शाही भूमि का प्रमुख अधिकारी होता था, यानी शाही भूमि की देखरेख का कार्य दीवाने खालसा करता था। दीवाने तन, दीवाने तन जो होता था वतन और जागीर, वतन और जागीर, सॉरी वतन नहीं वेतन, वेतन और जागीर की लेने देने का, देखने का, रख रखाव का कार्य दीवाने तन करता था। यानी वेतन देना और जागीर बांटने का कार्य दीवाने तन। इसके बाद में मुस्तौफी, मुस्तौफी का जो कार्य था वो आय व्यय का निरीक्षण करना था। आय, कितना धन आया, कितना धन खर्च हो गया, इसका निरीक्षण करने का कार्य मुस्तौफी, मुस्तरिफ का कार्य था। मीर बख्शी, मीर बख्शी जो था वो सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था और इस पद का जो विकास हुआ, सर्जन हुआ, वो अकबर के समय में ही हुआ, यानी अकबर के शासन के दौरान। मीर बख्शी का क्या था? मीर बख्शी का सैनिकों का हुलिया, घोड़ों का प्रबंध, उनके रसद का प्रबंध, सैनिक कितने भर्ती करने हैं, उनका हुलिया किस प्रकार से निकलना है, महल कौन कौन से जो भी सैनिक दल थे कि घुड़सवार चाहिए या हाथी चाहिए, इन सब का प्रबंध करने वाला जो था वो मीर बख्शी था। ये सेना नायक होने के बावजूद भी ये मीर बख्शी सेना नायक था और स्थायी वेतन का ना तो देखो भाई, जो मीर बख्शी था ये एक अधिकारी था सैन्य विभाग का, ना तो ये सेना नायक था। ठीक है, ये सेना नायक भी नहीं था
और ना ही स्थायी वेतन दे सकता था। स्थायी वेतन ये दे नहीं सकता था सिर्फ, ठीक है ना, देखो ना तो सेना नायक था, ना ही स्थायी वेतन का अधिकारी भी ये नहीं था। अब मैंने आपको भी इसलिए ही बताया, केवल युद्ध के समय में, केवल युद्ध के समय में ही ये कुछ समय के लिए कार्य करता था, वो भी अगर राजा उपस्थित ना हो तो। इसने क्या करा था कि इसके लिए इसे सरखत पत्र, एक होता था सरखत पत्र, इस पर इसके क्या है, मीर बख्शी के पहले हस्ताक्षर होते थे। सरखत पत्र पर यह हस्ताक्षर करता था, उसके बाद में मासिक वेतन दिया जाता था। क्या? महीने का वेतन दिया जाता था। मीर बख्शी के पहले सरखत पत्र पर हस्ताक्षर होते थे, लेकिन वेतन बांटने का जो कार्य था वो दीवाने तन, है ना, ठीक है, ये हस्ताक्षर करता था और वेतन उसके बाद में फिर वेतन मिलता था। इसके भी देखो, मुगल प्रशासन में इसके भी दो सहायक अधिकारी थे। दो सहायक अधिकारी कौन कौन से थे? दो सहायक अधिकारी थे बख्शिए हुजूर, बख्शिए हुजूर और बख्शिए शाहगिर्द, शाहगिर्द पेशा, बख्शिए शाहगिर्द पेशा क्या थे? इसके भी दो सहायता करने के लिए इसके भी दो अधिकारी थे, ठीक है, सही पैदा। अब देखो, प्रांत की सूचना जो देता था मीर बख्शी को, प्रांत की सूचना मीर बख्शी को कौन देता था? वाक्य नवीस। कौन? वाक्य नवीस सीधा प्रांत की सूचना मीर बख्शी को देता था, मीर बख्शी को देता था। इसके बाद में जो मुगल प्रशासन में अधिकारी था मीर समा, कौन था? मीर समा। मीर समा का कार्य क्या था मुगल प्रशासन में? घरेलू मामलों का प्रधान। मीर समा घरेलू मामलों का प्रधान था। इसके अंतर्गत जो अधिकारी आते थे, इसके अंतर्गत जो अधिकारी आते थे वो दीवाने बयोतात, दीवाने बयोतात, मुखरीफ, मुखरीफ, दरोगा और तहवीलदार यानी तहसीलदार। इसके भी अंतर्गत, किसके? मीर समा के अंतर्गत ये अन्य अधिकारी आते थे। अब देखो, दस्तूर अमल, दस्तूर अमल एक किताब है मुगल कालीन, इसमें मीर समा को, दस्तूर अमल में मीर समा को व्यय का अधिकारी, व्यय का अधिकारी बताया गया है। मीर समा को व्यय का अधिकारी बताया गया है। और जो इसमें दरोगा है, मीर समा के अंतर्गत दरोगा, ये राज्य में होने वाले खुफिया जानकारी, गुप्तचर विभाग की एक तरह से सीधी सूचना दरोगा के माध्यम से मीर समा को पहुंचाया जाता था। ये जो पद है मीर समा का, ये शाहजहां के समय तक तो चलता रहा, लेकिन शाहजहां के बाद में जैसे ही औरंगजेब का शासन आता है, औरंगजेब के शासन के दौरान मीर समा को क्या कहा जाता है? खाने समा। इसका नाम बदल दिया जाता है और खाने समा कर दिया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं मुगल प्रशासन से संबंधित उनके राजत्व के सिद्धांत, उनके मुगल प्रशासन के जो भी अधिकारी थे उनसे संबंधित और उनके कार्यों से संबंधित आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी, जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरी पिछली वीडियो को देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।